वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज के.आर. पोर्टर इसने की थी। के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने कौन से सन में की थी? 1945 में की थी। इसमें 1945 में। इसमें क्या होता है? ये केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती हैं। कहाँ से कहाँ तक? यानी कि ये जो केंद्रक कला होती है वहाँ से लगा के और कोशिका कला तक फैली रहती है। ये स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं की लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिकाओं को छोड़कर सामान्यतः सभी सुकेंद्रीय कोशिकाओं में पाई जाती हैं। सामान्यतः सभी सुकेंद्रीय यानी कि स्तनधारी में जो लाल रुधिर कणिकाएं या फिर लाल रुधिर कणिकाओं की जो कोशिकाएं होती हैं उनको छोड़कर बाकी सभी सुकेंद्र की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों में इनका अभाव होता है। क्या होता है? इनका अभाव होता है। ये लाइपोप्रोटीन्स की दोहरी इकाई झिल्ली से बनी होती हैं। आकृति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। यानी कि आकृति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 थैलियाँ और नंबर 3 नलिकाएं। यानी कि अगर आकृति इनकी देखी जाएगी तो इसके आधार पर यह 3 प्रकार की होती हैं। नलिकाएं छोटी सपाट, जो नलिकाएं होती हैं वह छोटी सपाट शाखान्वित एवं विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या होता है? विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनका कार्य कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि इनका जो कार्य होता है वह क्या होता है? कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच संबंध स्थापित करना। ठीक है। उसी प्रकार राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर अंतःप्रद्रवी जालिका निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। पहली सपाट अंतःप्रद्रवी जालिका। कौन सी? सपाट अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी बाहरी कला सपाट या चिकनी होती है। क्या होता है? इनकी बाहरी कला सपाट या चिकनी होती है, अर्थात इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती हैं। इसी प्रकार से दूसरी कणिकामय अंतःप्रद्रवी जालिका। कौन सी? कणिकामय अंतःप्रद्रवी जालिका। इनकी बाहरी सतह खुरदरी होती है, अर्थात इनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, अतः ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं। ठीक उसी प्रकार से अंतःप्रद्रवी जालिका के अधोलिखित यानी कि बहुत सारे कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका जीवद्रव्य तंतुओं के द्वारा एक कोशिका को दूसरी कोशिका से संबंधित रखने में मदद करती है। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है ना, कि अंतःप्रद्रवी जालिका जीवद्रव्य तंतुओं के द्वारा एक कोशिका को दूसरे कोशिका से संबंध स्थापित या फिर संबंधित रखने में मदद करती है। उसी प्रकार यह कोशिका के कंकाल की भांति
कंकाल की भांति कार्य करती है तथा उसे यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करती है अगला पॉइंट, यह कोशिका विभाजन के तल को निश्चित करती है। ऐसे ही अगला पॉइंट, यह आनुवांशिक पदार्थों के अभिगमन में सहायता करती है। यह पदार्थों के अंदर एवं बाहर आने जाने पर भी नियंत्रण रखती है। यानी कि बहुत सारे इसके कार्य होते हैं। जैसे कि एक और देख लेते हैं, यह कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन के बाद यानी कि उसके जो बाद केंद्रक आवरण के निर्माण का कार्य करती है। इसके द्वारा क्या होता है, केंद्रक आवरण के निर्माण का भी कार्य करती है। फिर कणिका में अंतःप्रदिवी जालिका के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होने के कारण यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। ये भी इसका क्या होता है, एक मेन पॉइंट होता है। सपाट अंतःप्रदिवी जालिका ग्लाइकोजन संग्रह में सहायता करती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।